हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जनरल स्टडीज की सीरीज। आज इस सीरीज का पार्ट 7 है। हमारा एक ही मकसद है, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धमाकेदार क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचना है और वीडियो के अंत में ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है फोर्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्ट्रॉन की तो इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने इसे इंक्लूड किया है। और फोर्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें फोर्ट्रॉन की तो ये एक उच्च स्तरीय भाषा है और इसका प्रयोग वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने और जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, 2 टाइप के हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों में क्या होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप यूज करते हैं, चाहे वो विंडोज हो चाहे डॉस हो। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशन होती है ये सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिस पर आप लिख करके कोई भी पेज बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जिस पर आप डाटा शीट्स तैयार करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जिस पर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बिलियर्ड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं पंकज आडवाणी की तो ये काफी प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। ये बिलियर्ड्स तो खेलते ही हैं, साथ में ये स्नूकर के भी खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा स्नूकर में क्या होता है, ऐसी टेबल्स बनी होती हैं जिस पर कई सारी बॉल्स रखी होती हैं और इस टाइप का जो गेम होता है इस गेम को कहा जाता है स्नूकर और इसी टाइप का गेम होता है बिलियर्ड्स। चलिए और इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा का मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लुसाने स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस पर हम बहुत जल्दी ही आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं जहां हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर को डिस्कस करेंगे। इसलिए यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर मैं यहाँ पर बात करूं फीफा की तो फीफा के बारे में और जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं फीफा के पूरे नाम की तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, और फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर तो हमने देख ही लिया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर जो आपको फोटो में ये दिखाई दे रहे हैं ये प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं और इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनको बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। मैं आपको एक बार बता दूं कि 2 जैन संगीति हुई थी और हमारी 4 बौद्ध संगीति हुई थी, और इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं, इसलिए आपको इन संगीतियों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है, मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है कुंडलवन कश्मीर। यहाँ पर आपकी 4th संगीति आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें पहली संगीति की तो यह आयोजित हुई थी राजगृह में। अगर मैं बात करूं दूसरी संगीति की तो वो हुई थी वैशाली में, और अगर हम बात करें तीसरी बौद्ध संगीति की तो वो कहाँ पर हुई थी, वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथी वाली कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपको स्थान याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कनिष्क की तो कनिष्क के बारे में एक लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक, ठीक है। इसके बारे में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अगर हम बात करें बिंदुसार की तो बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये फैक्ट याद रखना है कि ये मौर्य वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनके प्रसिद्ध सलाहकार राजनीतिक थे चाणक्य। ये जो आपको पिक में दिखाई दे रहे हैं यही है चाणक्य। चाणक्य नीति काफी फेमस है, और चाणक्य ने एक फेमस बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अमित्रघात का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, अर्थात शत्रु का विनाश करने वाला। यहीं पर एक फैक्ट और मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें बिंबिसार की तो जो बिंबिसार है ये हर्यंक वंश का संस्थापक है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बिंदुसार आएगा तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, और अगर बिंबिसार आएगा तो ये हर्यंक वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश, ठीक है। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की तो कुतुब मीनार हमारा हैदराबाद में स्थित है, और अगर हम बात करें कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी तो इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, पर वास्तविक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। और जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी है, और इसके बारे में मोस्ट आईएमपी फैक्ट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है, तो ये रजिया सुल्तान ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आईएमपी फैक्ट ये आपको याद रखना है कि दासों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो इसी के शासनकाल में थी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये हमेशा 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि दासों की सर्वाधिक संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी। और ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने कई सारी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कई सारे बगीचे बनवाए, कई सारी नहरें बनवाई, ठीक है। तो ये सारे जो बनवाया था ये सारा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था,
चलिए ये आपको बता देती हूँ मैं कि फिरोज शाह तुगलक के जो है शासन काल में सबसे ज्यादा दास थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है डब्ल्यूसी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें एओ ह्यूम की, तो ये कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करी थी वो एओ ह्यूम ने की थी, एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से ईयर में हुई। तो ये 1885 में हुई, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 249। ठीक है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है ना, सभी दोनों को शक्तियां दी गई है और दोनों के अपने अपने विषय भी है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो केंद्र को यह शक्ति दे सकता है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाए। ठीक है, और इसका आर्टिकल आपको याद रखना है अनुच्छेद 249। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 7वीं अनुसूची में जो है वो शक्तियों का विवरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, केन्स या महबूब उल हक। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है महबूब उल हक। ठीक है, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। और ये जो है ये महबूब उल हक की देन है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो अमर्त्य सेन है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जो है वो नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अमर्त्य सेन को। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अभी 2020 के नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान करने की घोषणा की जा चुकी है। हम हमारे स्टैटिक जीके के पार्ट में और करंट अफेयर्स के पार्ट में नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपको आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट में आप लोग आंसर किया कीजिए। बहुत कम लोगों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलते हैं, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2020 में अगर मैं बात करूं तो भारत की रैंकिंग जो है वो 129वीं रही है। रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा और ये करंट अफेयर के पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। जब हम बात करें बंद अर्थव्यवस्था की, यानी कि सारा काम जो है वो चौपट हो गया है। ठीक है ना तो आयात हो रहा है, ना तो हम कुछ खरीद रहे हैं और ना ही हम कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? आपके सामने चार ऑप्शन है, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेस्थानिस। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है इरेस्थानिस। ठीक है, इरेस्थानिस जो है इन्होंने पृथ्वी की परिधि को पहले मापा था, और इरेस्थानिस ने जो है वो पहली बार ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेस्थानिस ने किया था। अगर मैं बात करूं हिकेटियस की, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए
ये देख लें आप कि प्रसिद्ध जो ज्योग्राफी का पुस्तक है ये इरास्थानिज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो ये मैप लगाया है यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये जो 0 डिग्री की लाइन दिख रही है आपको, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है बांटती है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा उत्तरी भाग, और ये हमारा कहलाता है दक्षिणी भाग, इक्वेटर के नीचे का जो होता है। ठीक है, और ये जो लाइन होती है इसको हम हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा पाई जाती है, और नीचे भी 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा पाई जाती है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है उसे कहा जाता है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा दक्षिण में पाई जाती है उसे कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है ना। कर्क रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्रुव तारा, सूर्य, प्रेक्सिमा सेंचुरी, सीरियस। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। और अगर मैं बात करूं सबसे चमकीले तारे की, तो फिर अगर चमकीला तारा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? सीरियस। ठीक है, सूर्य खुद एक तारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिमालय, एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है एंडीज। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी का अर्थ होता है पर्वतमाला। ठीक है, ऐसे तो अगर विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट होता है, और लेकिन यहाँ पर सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है एंडीज। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में होती है, तो ये दक्षिण अमेरिका में होती है। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है यही दक्षिण अमेरिका है, और यहीं पर एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। ठीक है, आपको दक्षिण अमेरिका में जो है हर महाद्वीप को जो है अच्छी तरीके से मैप में पढ़ करके जाना है, क्योंकि कई बार देशों से भी क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि ये देश कौन से महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो मैप के अच्छे से स्टडी किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ पर गलती से इसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं दर्रों की, तो दर्रे से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हम आपको हमारे इस चैनल पर स्टैटिक जीके के पार्ट में दर्रे पर भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आपको चैनल को रोज वॉच करना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और उत्तराखंड की अगर हम राज्यपाल की बात करें तो उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर देख लेते हैं कि हाल ही में गैरसेंड जो है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और हाल ही में बनी है इसलिए इसके आने की 100% संभावना है। तो ये गैरसेंड नाम जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने मैप में बता दिया आपको कि उत्तराखंड कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना के इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है वो लोग जाते हैं, तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर के ही जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। चाइना इसके चूंकि निकट स्थित है, इसीलिए चीन के साथ व्यापारिक आदान प्रदान भी इसी दर्रे से होकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान अयप्पा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है अयप्पा। अगर हम बात करें सबरीमाला की,
तो सबरीमाला केस आप सभी ने सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, कई बार वाद विवाद हुए और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी हियरिंग के बाद अपना फैसला दिया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का हक है। तो ये काफी अच्छी सोच है सुप्रीम कोर्ट की। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यही है फेमस सबरीमाला मंदिर और ये केरल में स्थित है। ठीक है, अगर मैं केरल राज्य की बात करूं तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि तिरुवनंतपुरम में किस संस्था का हेडक्वार्टर है। ठीक है, काफी चर्चित संस्थान है और वैज्ञानिक संस्थान है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर हम केरल के सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन है, और अगर हम बात करें केरल के गवर्नर की तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के बारे में तो मैं लगातार हर वीडियो में बताती जा रही हूँ। अब आपका काम है कि राजस्थान की राजधानी, राजस्थान के सीएम, राजस्थान के गवर्नर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और कमेंट करने की आदत डाल लें। इससे आपकी लिखने की हैबिट होगी और जब आप लिखेंगे लगातार तो आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैप में हम देखें तो मैप में यहाँ पर आपका राजस्थान है और यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो राजस्थान की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को छूती है। राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका बता देती हूँ। क्योंकि राजस्थान में जो है वो रेगिस्तान पाया जाता है और रेगिस्तान को इंग्लिश में कहा जाता है डेजर्ट। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। इस तरह की अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इस पर जल्दी स्टैटिक जीके की वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जिसमें हम अच्छे से नेशनल पार्क को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 5 जुलाई, 5 अगस्त। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज हम 8 अक्टूबर को रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था, वायुसेना दिवस। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वायुसेना के चीफ कौन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देखते हैं आपको कितना याद रहता है। चलिए लास्ट इस सीरीज का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। इस टाइप के कुट वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। आपको एक तरफ जो है सारी अनुसूची दी गई है और दूसरी तरफ उनके विषय दिए गए हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पहले भी मैंने आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्यसभा में सीटों का विवरण है। 8वीं अनुसूची में भाषा बताई गई है, 22 भाषाएं टोटल है हमारी अभी फिलहाल में। और अगर मैं बात करूं 9वीं अनुसूची में, तो इसमें भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। सारी अनुसूची आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस भी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 लाइनर करंट अफेयर फैक्ट आपको हर वीडियो के अंत में मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। तो पहला धमाकेदार करंट अफेयर है कि लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था। ठीक है ना, ये अभियान की जो डेट है ये पूछ ली जाती है। स्वच्छ भारत अभियान है, ये इसका लोगो बना हुआ है और इसमें नीचे लिखा है 1 कदम स्वच्छता की ओर। ये इसका टैगलाइन है। लगातार इंदौर चौथे साल भी टॉप पर रहा है, क्योंकि वहां पर जो जनता की जागरूकता है, जो कचरा संग्रहण करने वाली टीम है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे भारत में इंदौर टॉप पर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन।
ठीक है, इन दोनों का आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी स्कॉट मॉरिसन से तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अभी फिलहाल में आईपीएल चल रहा है, आप सभी आईपीएल के प्रशंसक होंगे। अगर आईपीएल की पूछ लिया जाए कि आईपीएल 2020 कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस को नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन, ये काफी फेमस है क्योंकि अभी हुबली में जो प्लेटफॉर्म है ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है अब हुबली में, ठीक है ना। अभी तक गोरखपुर था, अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है कर्नाटक का हुबली, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक गोरखपुर था और इसका नाम बदल करके सिद्धारूढ़ा स्वामी कर दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलोर, बेंगलोर को साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो बीएस येदुरप्पा है, और कर्नाटक के अगर गवर्नर की बात करें तो बजू भाई बाला है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको हर स्टेट के बारे में होनी चाहिए, और अगर डेली वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टेट की राजधानी आपको याद भी हो गई होगी। चलिए, फिर है भारत के विभिन्न सूचकांक में रैंकिंग इस प्रकार है, रैंकिंग से क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भी भारत की रैंकिंग मैंने आपको बताई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है ये भी मैंने आपको बताई थी, तो ये सारी आपको एक जगह नोट कर लेनी है, और हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर में भी इस टॉपिक को अलग से सेपरेटली डिस्कस करें। अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्क इंडेक्स की तो 89th रैंक है भारत की, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105वीं रैंकिंग है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116वीं रैंकिंग है, तो ये सारी रैंकिंग एक जगह लिख लीजिएगा। चलिए, इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बटन को प्रेस जरूर किया कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कल शाम 6 बजे आपको एक धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाला है, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी एनटीपीसी में 90 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करें और पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। तो अगर आपको हमारी कल की वीडियो को देखना है, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।